नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, पिछले 10 महीने से एक वायरस ने पूरी दुनिया भर में हाहाकार मचा रखा है। ये वायरस बेहद घातक, खतरनाक, जानलेवा और कहर बरपा रहा है। पूरी दुनिया को, लगभग 188 मुल्कों को इसने अपनी गिरफ्त में लिया। कुछ मुल्क इससे आज़ाद हो गए, लेकिन अभी ये महामारी लगातार व्यापक और बड़ा रूप अख्तियार कर रही है। यूरोप के कुछ देशों में ये वायरस लौट कर आ गया है। जापान, जर्मनी और फ्रांस में विशेष तौर पर यह लौट कर आया है। जापान में भी कुछ केसेस मिले हैं, न्यूजीलैंड तक में केसेस मिले जहां कोरोना वायरस एकदम खत्म हो चुका था। आप साउथ अमेरिकन कंट्रीज में देख लीजिए, वहां हालात और भी गड़बड़ होते जा रहे हैं। हालांकि उनमें से कुछ देश ने अपने यहाँ स्थितियों में सुधार किया। अमेरिका में अब तक 71 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस पाए जा चुके हैं और 2 लाख मौतें हो चुकी हैं। 2 लाख अमेरिकी अब तक मारे जा चुके हैं। आप कल्पना करिए कि ये वायरस कितना विकराल, कितना भयानक और इसका स्वरूप किस कदर खतरनाक है। अब तक जितनी भी रिसर्च हुई है, जितनी भी जानकारियां जमा हैं, एकत्र हैं, वो ये बताती हैं कि ये वायरस के 36 प्रकार के स्वरूप अब तक प्राप्त हो चुके हैं और ये लगातार अपना पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न बदल रहा है। शायद यही कारण है कि कोई एक वैक्सीन अभी इस पर डेवलप नहीं हो पाई है। अभी सब ट्रायल के स्टेज पर हैं, सब अभी रिसर्च के स्टेज पर हैं। अभी किसी को मंजूरी नहीं मिली है। कोई फेज 1 के ट्रायल पे है, कोई फेज 2 पर है, किसी की अभी स्टडी चल रही है। तो सोचिए, जिसने 10 महीने से पूरी दुनिया को ठप किया हो, उसकी एक वैक्सीन तक दुनिया भर के बड़े बड़े ताकतवर मुल्क नहीं बना पाए। तो हमारी और आपकी बिसात उनके सामने क्या हो सकती है? ये कहकर मैं आपको कोई डरवाना नहीं चाहता हूं, बस हालात की वास्तविकता से आपको भिज्ञ कराना चाहता हूं, ताकि आप जानें कि दरअसल आपकी एक छोटी सी चूक आपको, आपके परिवार को, आपके शहर को, आपके समाज को, आपके शहर को, आपके राज्य को और आपके देश को क्या नुकसान पहुंचा सकती है। हमारी इन्हीं लापरवाहियों का नतीजा है बहनों भाइयों कि आज भारत 57 लाख केसेस पर खड़ा है। इसमें सरकारों की पॉलिसी की भी गलतियां हैं, समाज की भी गलतियां हैं और हमारे यहां लचर स्वास्थ्य सुविधाओं की भी। 86,500 से ज्यादा हमारे अपने भाई बहन मारे जा चुके हैं। कुछ लोगों के लिए यह आंकड़ा होगा, लेकिन आप सोचिए 86,000 जिनके भी 500 जिनके भी परिवार के लोग मारे गए होंगे, उनका पूरा जीवन तबाह और बर्बाद हो गया होगा। उनमें से किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का खास दोस्त है, किसी का रिश्तेदार है। यह आंकड़ा नहीं है। हो सकता है कि गवर्नमेंट के लिए 86,500 मौतें आंकड़ा हों, लेकिन यह आंकड़ा नहीं है। इनमें से हर एक जान बचाई जा सकती थी, इनमें से हर एक को बचाया जा सकता था। हर एक जिंदगी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आम आदमी की हो और चाहे इस देश के सबसे ताकतवर, सबसे धनी व्यक्ति की। जान सबसे जरूरी है। और भी चीजें बिगड़ती हैं तो बनाई जा सकती है, लेकिन किसी की जान चली गई तो उसे हम वापस नहीं ला सकते। मैं बार बार लगातार 10 महीने से इस बात को कहना चाहता हूं और कह रहा हूं। हमें इस वायरस को लेकर निपटने के तौर तरीकों और अपने आचरण और सरकार को अपनी पॉलिसीज पर विचार करना ही होगा। हमको एक सभ्य समाज के तौर पर पेश आना ही होगा और सरकारों को कुछ पॉलिसी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाने होंगे, क्योंकि यह वायरस जितने खतरनाक तरीके से भारत में स्प्रेड हो रहा है। हम 133 करोड़ लोगों का मुल्क हैं, छोटी मोटी आबादी नहीं है हमारी। 133 करोड़, 1 अरब 33 करोड़, 57 लाख केसेस तो अब तक डिटेक्ट हुए हैं। अभी जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं अक्टूबर नवंबर में हालात और बिगड़ेंगे। जब आप एक नियंत्रित जांच के दायरे में हैं, तब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पहले 50-60 केसेस मिलते थे, इस समय 6,000, 7,000, 5,000, 6,500 केसेस पर डे सामने आ रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 3,74,000 केसेस आ चुके हैं, 5,600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो हम कहां पहुंच रहे हैं? अभी कल मैं लखनऊ की एक रिपोर्ट देख रहा था। ये रिपोर्ट बड़ी डरावनी है और बहुत चिंता में डालती है। आपको पता है, लखनऊ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 4 प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ब्यौरा आया, सिर्फ 4। उन 4 में जितने भी कोविड मरीज एडमिट कराए गए थे, सीरियस कंडीशन वाले, एक भी नहीं बचा। सबकी मौत हो गई और इसमें सभी आयु वर्ग के थे, स्त्री और पुरुष थे, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, सभी की मृत्यु हो गई केवल 4 हॉस्पिटल्स में। अब प्रशासन ने जांच बिठाई, लेकिन जांच बिठा के आप कर क्या लोगे? निपटना तो इस वायरस से है ना।
किसी अस्पताल प्रबंधन से तो निपटना नहीं है आपको। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि जिस प्रकार से यह आपदा एक बहुत ही भयानक और विकराल स्वरूप ग्रहण करती जा रही है, अगर हमने वक्त रहते नहीं चेता तो हम बहुत सी जिंदगियां खोएंगे। हमने अपना आर्थिक नुकसान किया, हमने अपना सामाजिक नुकसान किया, और अब हम अपने व्यक्तिगत नुकसान की तरफ बढ़ चुके हैं। और ये नुकसान प्रलयंकारी है, भयानक है, भयावह है, डरावना है। इसीलिए बार बार कहा जाता है मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। सरकारों ने भले ही सब कुछ खोल दिया हो, उनकी अपनी जरूरतें हैं, उनके अपने तौर तरीके हैं, पर आपके लिए कुछ नहीं खुला, आप ये मानकर चलिए, क्योंकि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब उसको कंट्रोल करना बहुत कठिन काम होगा। मुझे याद है कि डॉक्टर नरेश त्रेहन कहा करते थे जून में कि 2 लाख केसेस हो जाएं तो बड़ा मामला हो जाएगा भारत में। लेकिन आज जब हम सितंबर में बात कर रहे हैं बहनों भाइयों, 57 लाख केस हो चुके हैं। तो सोचिए कितने गुना फर्क आ गया है, हालात कितने बदल चुके हैं। ठीक है, रिकवरी हो रही है, लेकिन वो भी तो बात करिए ना जिनकी मृत्यु हो रही है, उनकी भी तो बात करिए जो ठीक नहीं हो रहे हैं, महीने 2-2 महीने से हॉस्पिटल में हैं। और एक और लक्षण सामने आए हैं, किसी को कोरोना दूसरी बार हो रहा है, तो कुछ केसेस लखनऊ में ऐसे हैं जिनको तीसरी बार कोरोना हो गया, 3rd टाइम, तीसरी बार। ये रिसर्च और शोध का विषय है, इसी केजीएमयू के भीतर एडमिट है, तीसरी बार। तो जिन्हें लगता है कि एक बार हो गया तो उनको आजादी मिल गई, आपकी गलतफहमी है, जानलेवा है ये गलतफहमी। तो मकसद आपको डराना नहीं है, जागरूक करना है, एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है, और इस महामारी, इस महाविपत्ति से कैसे निकला जाए इसके बारे में सोचना है। दुनिया भर के बारे में आपको चरस, गांजा, ड्रग्स, तमाम बातें हो रही होंगी, पर यह आपके लिए जरूरी है, यह आपके लिए जरूरी है, आपके आगे वाली पीढ़ी के लिए भी जरूरी है, और आपके पीछे वाली पीढ़ी के लिए भी यह डिबेट बहुत जरूरी है। तो मैंने बहुत निवेदन करके बहुत बड़े बड़े महान चिकित्सकों को, विशेषज्ञों को आज आमंत्रित किया, इसलिए ताकि आपकी आंखें खुलें, आप उनकी सलाह मानें, और आप अपनी जिंदगी बचाएं, हम सब की बचाएं, उत्तर प्रदेश की बचाएं, देश की बचाएं। इसलिए मैंने ये डिबेट आयोजित की है। तो जिनको ये डिबेट पसंद है वो डिबेट पे रुकें, और जिनको ड्रग्स, गांजा, चरस की डिबेट देखनी है वो कृपया ये चैनल छोड़ के जा सकते हैं। मेरे साथ आज की डिबेट में डॉक्टर नरेश त्रेहान मौजूद हैं, मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं और भारत के सुविख्यात डॉक्टर हैं। डॉक्टर सूर्यकांत जी केजीएमयू के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, मेरे साथ बहुत अरसे बाद आज कार्यक्रम में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, वो भी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। दीपक सिंह जी एमएलसी हैं कांग्रेस से। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और दीपक वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर त्रेहान, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त हम सब लोगों के लिए निकाला। मैं सर आपसे समझना चाहता हूं कि आज दुनिया भर में, भारत में और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हालात हैं, आप करोड़ों लोग आपको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप उन्हें ब्रीफ करिए, बताइए सर कि अभी क्या हालात हैं और इस हालात से दुनिया कैसे मुकाबला कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। देखो, ऐसा है भैया कि ये किसी को अंदाजा नहीं था और ना ही आज है कि ये कोविड-19 जो संक्रमण हुआ है ये कहां तक जाएगा और कब खत्म होगा, क्योंकि इसके 3-4 पहलू हैं जो बिल्कुल अद्भुत हैं। एक तो इसकी जो फैलने की ताकत है वो 3 गुना ज्यादा है प्रीवियस वायरसेस से। जो पिछले वायरस आए थे वो 1 to 1.2 पे चलते थे, कि इसकी 3 है। सो इसका मतलब ये है कि ये जैसे हमारी कम्युनिटी में फैल रहा है ये नंबर बढ़ते ही जाएंगे। ओके, अब हमें ये देखना है कि ये तिकोनी लड़ाई है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डॉक्टर और पैरामेडिकल और फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स क्या कर सकते हैं, और जनता क्या कर सकती है। सबसे बड़ा जो इसमें योगदान है वो जनता का है। देखो,
गवर्नमेंट ने, मैंने पहले भी बोला है कि 3 महीने का जो लॉकडाउन था पहले सबसे स्ट्रिक्ट, वो सही था, क्योंकि उसने हमें टाइम दे दिया कि तैयारी हो गई, लड़ने की तैयारी हो गई, मेडिकल सिस्टम बन गए, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई, नई दवाइयां बन गई, तो बहुत सारे फायदे हुए। अब जिस मुकाम पे हम खड़े हैं आज, इसको आप देखोगे कि संख्या बढ़ रही है, जैसे लोग बाहर निकल रहे हैं, वो संख्या बढ़ रही है 2 कारण के लिए। क्योंकि एक तो अनलॉकिंग नेसेसरी था, क्योंकि जो हालत, नाजुक हालत, फाइनेंशियल हालत में हिंदुस्तान है आज, अगर जो इसको सुधारा नहीं जाए तो बहुत भयंकर प्रॉब्लम आने वाला है इकोनॉमिक। सारी दुनिया में भी ये रियलाइज किया है, तो सारी दुनिया ने आहिस्ते आहिस्ते अनलॉक शुरू करी। और हिंदू, मैं ये एक बात कहूंगा कि गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान से प्रोटोकॉल बना के एक एक पहलू को खोला है, तो मेरी उनसे कोई शिकायत नहीं है। मेडिकल प्रोफेशन ने अपनी जान पे खेल के, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स ने, नर्सेज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जान के ऊपर लड़के लोगों की सेवा करी है। और ये 6 महीने हो गए, अब 1 महीने का काम नहीं था। पर जो लापरवाही हुई है वो पब्लिक से हुई है। पब्लिक आज भी, जो हम कहते, दिन रात कहते कहते थक गए जी कि भैया मास्क बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है कि अगर जो सारे लोग मास्क पहनेंगे तो इसका फैलना जो है वो एकदम लो हो जाएगा। अब लोगों को क्या गलतफहमी है, मास्क पहनेंगे भी तो नाक के नीचे पहन लेंगे, जब बात करनी हो तो उसको उतार दे, तभी तो मास्क की जरूरत है। जब आप बात करेंगे तभी तो आपके ड्रॉपलेट निकलेंगे। तो ये जो हमारे में कुछ कमी रह गई है, अब मैं कहूं कि हमने पब्लिक को इतना एजुकेट नहीं कर सके कि एक ही हमारे पास हथियार है इससे लड़ने के लिए, वो है जब तक वैक्सीन आएगी तब तक सिर्फ हम ही अपने आप को बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता। सर, ये अगंभीरता है आज के दिन में आपके माध्यम से, 1 मिनट में खत्म करने दो, मैं आपके माध्यम से ये बहुत जबरदस्ती से बोलना चाहता हूं कि पब्लिक को आज भी जागना चाहिए। क्यों? जैसे मैं सुन रहा था, देखो 90% तो ठीक हो जाएंगे, पर जिनको वेंटिलेटर पे जाना है या हाई ऑक्सीजन पे जाना है या बाद में तकलीफ होनी है, उसकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो प्लीज अपने आप को प्रोटेक्ट करें, फैमिली को करें, कम्युनिटी को करें, देश को बचाएं, ये मेरी अपील है। सर, बाकी वैक्सीन आएगी, राहत कुछ मिलेगी, पर वो भी 6 महीने दूर है। तो इसीलिए जब तक ये नहीं होता, हमें अपने बाहर निकल के अपनी फैमिलीज को फीड भी करना है, इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक होनी चाहिए हिंदुस्तान की। पर अब अगर जो हम सारे मिलके ये एक संगठन कर ले, एक कसम खा ले कि हम मास्क पहनेंगे, उसके बगैर ना किसी से बात करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे और हाथ साफ रखेंगे, तो इससे आप देखेंगे कि कितना सर 10 महीने से आप और हम लगातार मिलके, हम सब लोग मिलके रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर लोगों ने बात सुनी होती तो शायद ये हालात नहीं होते। मेरा दूसरा सवाल आपसे सर ये है कि जो गंभीर पेशेंट हैं, उनकी डेथ रेट ज्यादा है, उनका जो गंभीर है, उनको क्यों नहीं बचाया जा पा रहा है, कि उसके कारण क्या मानते हैं? देखो ऐसा है, मैं आप इसके 2 कारण है। एक तो जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज है ऑलरेडी और उनको लग गया, तो अगर जो उनकी ट्रीटमेंट, जो आज के दिन में हमें पता है कि कैसे ट्रीट करना है, उचित टाइम पे शुरू हो जाए, तो उनके बचने के चांसेस अब भी 85-90% है। होता क्या है कि लोग डर के मारे घर पे रहते, या किसी ऐसी फैसिलिटी में है जहां पूरी फैसिलिटीज है नहीं, या दूर है। लोगों का कसूर नहीं है वहां पे कि हमारी मेडिकल सर्विसेज जो है पेरिफेरी में, सर उनकी गलती नहीं है। मैं आज ही अखबार पढ़ रहा था, लखनऊ जैसी जगह पे जो हमारी राजधानी है, जहां सर्वाधिक आपको मेडिकल फैसिलिटीज है, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं है।
और उसकी वेटिंग एरिया बड़ा लंबा है, कोई करे भी तो क्या करे। नहीं तो देखो, यही बात है। मैं आपको ये बात बताऊं कि एक तो वेंटिलेटर की हिंदुस्तान में अब कमी नहीं है, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचाने हैं। जहां आग लगी हुई है वहां पे फायर टेंडर पहुंचना है, जहां वेंटिलेटर की जरूरत है वहां वेंटिलेटर पहुंचना है। और अगर जो हम लोग मदद कर सकते हैं, यही सबसे बड़ी बात है कि देखो योगी जी बहुत प्रोएक्टिव है। वो चाहते हैं कि यूपी सबसे आगे रहे और सबसे अच्छा रिजल्ट यूपी में आए। तो ये है कि इतने लोग बीमार हो गए कि जितना प्रोविजन किया था वो भी पूरा नहीं पड़ रहा। सर तो मेरा ये एक सजेशन है आपके लिए सर, आप लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल में कंप्लीटली क्यों नहीं तब्दील कर दे रहे हैं? आपके पास तो बहुत सुविधाएं हैं सर। देखो ऐसा है कि अगर जो कोविड की वजह से 80,000 लोग मरे तो एटलीस्ट 5 लाख लोग नॉन कोविड वाले मर गए इस टाइम में। तो अगर जो आप सारी फैसिलिटीज को कोविड कर दोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग और मरेंगे। तो हमने क्या किया है, मेदांता में एक वार्ड बनाया सेपरेट करके कि लोगों को कोई तकलीफ ना हो, उसमें कोविड हो, पर बाकी जो लोग जिनको अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए उनके लिए भी तो एक सुविधा होनी चाहिए। और कोविड के लिए इतना सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटी नहीं चाहिए। आप कितने हॉस्पिटल हैं, हमने पहले मैं बताऊं आपको, हॉस्पिटल खाली पड़े हैं जिनको हम ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। सर मेदांता में आप बेड बढ़ा सकते हैं, लखनऊ में कोविड बेड क्या बढ़ा सकते हैं? कोविड बेड बढ़ा सकते हैं। अरे भैया, जब हमने बोला था कि कैंसर हॉस्पिटल जो बना हुआ है चक गजरिया में वो खाली पड़ा है, उसका 100 बेड हमें दे दिए जाएं, हम उसको चला देंगे वहां। ऐसी कई स्थितियां हैं जिसको ठीक किया जा सकता है। सर दिन में 10 फोन आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं मेदांता में एडमिट करा दो। अच्छा, लोगों को गलत फहमी क्या है कि आप हमारी डिबेट में आते हो तो मैं आपको जानता हूँ, मुझे पता है कि आपको भी एडमिट कराने में परेशानी होती होगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ फैसिलिटी एक्सटेंड हो जाए तो लोग खुद ही से जाके दाखिला ले लेंगे। अरे इसका तो कोई वो नहीं है, अंत नहीं है, पर हमें दिमाग भी लगाना है, हमें फैसिलिटी भी देनी है, गवर्नमेंट का साथ भी है। तो इसको मिलके जो भी कुछ कर सकते हैं करना चाहिए। पर ये है कि जब तक लोग रुकेंगे नहीं, आप 100 और हॉस्पिटल बना लो वो भी काफी नहीं होंगे। जहां 20 करोड़ संख्या है एक स्टेट में, लोग भी तो परवाह करनी शुरू करें। करेक्ट है सर, ये बात है कि जब लोग ही कहेंगे हमें परवाह नहीं है, हम बीमार होते रहेंगे, अब हमारा ध्यान रखो, तो इतनी दुनिया में नहीं है इतनी फैसिलिटीज। वो तो हम लोग अमेरिका में देख हमें सावधान होना है जी, अपने आप का ध्यान रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। हमारे पास साधन है प्रोटेक्शन के जी। अगर जो आप खुद ही नहीं करोगे तो क्या करा जाए। ऑलराइट, थैंक यू सर, थैंक यू सर। रिक्वेस्ट ये है कि सर डिबेट में थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास हो तो रहिएगा, तो बाकी लोगों की भी राय सुनने को मिलेगी। नहीं, मेरा तो मैं आपको दूसरा वेबिनार छोड़ के आया हूँ आपको। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई हीरो वाजपेयी जी, अगर आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज उत्तर प्रदेश में हैं, जिसका जिक्र देखिए डॉक्टर त्रेहन कर रहे थे कि एक कैंसर हॉस्पिटल आपका बना हुआ खड़ा है, ऑपरेशनल नहीं है, उसकी 100 बेड या 500 बेड आप टेम्परेरली उनको दे दीजिए, वो चलाएंगे, लोगों की जान बचाएंगे। भाई कितनी अच्छी बात कही डॉक्टर त्रेहन ने, देने में कोई परेशानी है आपको? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देने में कोई देखिए, देने में तो कोई परेशानी किसी को नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोशिशें सरकार ने नहीं की, यूपी सरकार का आप मुकाबला करेंगे तो हर सुविधा पहले से हो, हर सुविधा इको हो रही आवाज। हाँ, मैं ठीक कराता हूँ, आप बोलते रहिए। जी जी, आप बोलते रहे, मैं ठीक कराता हूँ जी। हाँ, तो वो हर सुविधा यूपी ने पहले की, पहले प्राइवेट अस्पताल छांटे, पहले रेट तय किया, सबसे ज्यादा हमने वेंटिलेटर किए, हमने ऑक्सीजन, तो सब कुछ यूपी में एक मार्क, जो अभी कह रहे थे त्रेहन साहब की प्रोएक्टिव है योगी जी ने हर काम किया है कि जो दूसरे स्टेट से पहले है। आप दिल्ली से ही तुलना ले लीजिए, दिल्ली से हमारी 2 करोड़ की आबादी, हमारी 25 करोड़ की आबादी, आप देख लीजिए क्या स्थिति है।
और हमारी ये नवभारत टाइम्स तो है। आप मुकाबला करेंगे, एक मानेंगे सेकंड, कि हीरो उत्तर बात प्रदेश जो कीजिए। विश्व का छठा देश है मैं आबादी अभी के आप- हिसाब से, सारी सुविधाएं सारे प्रदेशों से हम आगे हैं, कौन हम सही आपका जगह दिल्ली से पर हैं, कंपैरिजन हम कर सही रहा है? तरह काम कर रहे हैं। बहनों भाइयों, और जो मैंने एक भी सलाह शब्द मिल रही है, दिल्ली उस के बारे सलाह में पर बोला भी क्या? आज त्रिहन साहब ने कहा, एक भी वर्ड आज मैंने ये दिल्ली के सलाह बारे में पहुंचेगी बोला क्या? मुख्यमंत्री तक और इस पर तुरंत कोशिश शुरू हो भाई, जाएगी। बाजपेयी ब्रजेश जी, आप जब पहल करते हैं तो उसका नतीजा सरकार फौरन देती अरे, मेरी है, बात तो क्योंकि सुनो। पता है कि ये विषय विजय जी ने उठाया है और ये बहुत जनता से मेरी बात छूता तो हुआ सुन लो विषय आप। है और बहुत जरूरत है। कभी पहली आप बात देखेंगे सुन कि तो लो मेरी सरकार बात। इस पर कार्रवाई आगे करेगी। देखो, पहली बात तो मैंने दिल्ली का कोई जिक्र ही नहीं किया। ये आपने स्वयं कूद के दिल्ली से अपने को कंपेयर किया है। एक सवाल दिल्ली पे नहीं पूछा। मैं आपको ये नवभारत टाइम्स का 2 करोड़ की आबादी और 25 करोड़ की आबादी में जमीन लिसन आसमान ना, का अंतर है। मेरे प्रिय दोस्त सुन तो लो। ये नवभारत टाइम्स की पेपर कटिंग है, आप भी पढ़ते हैं। लखनऊ से एक छपी हुई एक बिल्कुल। रिपोर्ट है। इसमें यह बताया गया कि लखनऊ के 4 हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती सभी मरीजों की मृत्यु हो गई, जो भी कोविड हॉस्पिटल में एडमिट थे, प्राइवेट हॉस्पिटल जी। में। और सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है। जी नहीं, देखिए, जिन 4 अस्पतालों में लोग कोविड के मरीज गए और उसमें जो डेथ रेट 100% आया, उसमें खुद डीएम साहब ने जांच की है, जब सवाल पूछा है, और अगर उस पर नहीं होगा तो कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कार्रवाई इस स्तर की जाएगी कि हमारे अस्पताल बंद ना हो, कोविड की बेडें कम ना हो, लेकिन अगर उसमें जो दोषी लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाजपेयी जी, मैं आज तक 10 महीने से हैरान हूं, आखिर कोई कलेक्टर कोरोना को कैसे पकड़ लेगा। मैं आज तक ये फार्मूला अगर समझ जाता तो मतलब मैं डिबेट ही नहीं करता। अब डीएम साहब ने छापा मार दिया वहां पे। अरे डीएम क्या कर लेगा उसमें? नहीं तो आप क्या चाहते हैं, जांच में क्या करें? सारे अस्पताल जो जांच में अगर पहले दिन ही अगर जांच के बगैर जवाब के तो सारे अस्पताल बंद कर देंगे तो ये 150 बेडें भी कम हो जाएंगी। हमें बेड भी चाहिए। हमारी समस्या पर ये लोग है मर रहे कि जो हैं। रोगी भेजे जहां गए थे, एक सारे के सारे 100% क्या डेथ रेट है। केयर नहीं होने की वजह से हुए। Shocking जवाब state। आने दीजिए, अगर जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ओके, डॉक्टर सूर्यकांत, आप मुझे बताइए सर, एक तो कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां हैं कोरोना को लेकर। दूसरा, आपको बधाई कि आइवरमेक्टिन वाला जो विषय आपने उठाया, उसका रिसर्च और शोध पेपर आज WHO ने अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियली प्रसारित किया। उसके लिए आपको अनेक अनेक बधाई। उसके लिए आपने एक अच्छा काम किया, जनता को जागरूकता दी और एक होप क्रिएट की। क्या हालात हैं कोरोना के इस वक्त उत्तर प्रदेश? देखिए ब्रजेश जी, बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, हमारे संस्थान किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए और हमारे आप जैसे सब मित्रों के लिए बहुत गौरव की बात है कि जो व्हाइट पेपर, दुनिया में पहला व्हाइट पेपर आइवरमेक्टिन के ऊपर हमारे जो इंडियन एक्सपर्ट हैं हम लोगों ने तैयार किया और उसको पब्लिश किया, और आज WHO ने उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिए, अपनी वेबसाइट पे उसको अपलोड किया है। ये तो खैर। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि सरकार की तैयारी और दूसरा पक्ष है जनता की भागीदारी। देखिए, जहां तक सरकार की तैयारी की बात है, चाहे भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, मैं 20 वर्ष से कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन हूं। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज पहले था, अभी यूनिवर्सिटी है। और मुझे सौभाग्य मिला है कि अभी त्रिहन साहब के साथ हम लोग डिबेट कर रहे थे। त्रिहन साहब भी इसी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के प्रोडक्ट हैं और आज उनका बड़ा नाम है। तो इस कार्यकाल के दौरान जितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है वो मेरे ख्याल से एग्जाम्पलरी है। WHO ने 6 बार तारीफ की है हमारी तैयारियों को लेकर। तो तैयारियों के लेकर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। सर, जब तैयारी की आपने तब 57 लाख पेशेंट हो गए। देखिए ना, 135 करोड़ का देश है। अभी जैसे वाजपेयी जी बता रहे थे कि हम भी 24-25 करोड़ के प्रदेश हैं। तो आप देखिए कि जब हमने मार्च में यहाँ जब उथल पुथल हुई, सर, जब 100 केस मिलते थे तब तो आप चौंक जाते थे। आज हजारों केस मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने तैयारी की। मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक वायरस लैब थी इस देश में। 73 साल की आजादी के बाद पूरे देश में एक वायरल लैब थी, उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। बस केवल एक लैब थी। और अब 6 महीने के अंदर ये 1500 से ऊपर लैब पूरे देश में हो गई हैं। हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जब पहले दिन टेस्टिंग की तो हम 60-70 की टेस्टिंग रोज कर पाते। आज हमारे पास कैपेसिटी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर 6000 टेस्ट पर डे की है। हम पूरे देश में करते हैं या एंटीजन करते हैं? हम पूरे नहीं, इससे RT-PCR करते हैं। हम जो हैं वो पूरे देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग पर डे कर रहे हैं। लोग के साथ मैंने इतनी डिबेट कर ली बहनों भाइयों की, मुझे इनके कुछ मेडिकल टर्म याद हो गए हैं। 24/7 सुविधा देने वाला
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी सेंटर है। अब आप आइए उत्तर प्रदेश की स्थिति पे। अभी आप प्राइवेट अस्पताल की बात कर रहे थे। देखिए, पहले तो मैं सबको ये क्लियर कर दूं, किसी चिकित्सक की मेडिकल कॉलेज में ये पढ़ाई नहीं हुई है कि मरीज कैसे मारा जाए। तो ये तो भूल जाइए कि कोई चिकित्सक अपने मरीज को मारना चाहता है। हाँ, एक बात जरूर है कि वायरस नया है, इसके बारे में मेडिकल कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे, कोई पढ़ाई नहीं हुई। ये वायरस कैसे बिहेव करता है, कैसे इसकी पैथोजेनेसिस होती है, कैसे पैथोलॉजी होती है, कैसे हम इसको जल्दी से पकड़ें, कैसे जल्दी से ट्रीट करें, इसका जो सेंसिटाइजेशन है, या हम कहें कि इसके संबंध में जो स्किल डेवलपमेंट है, वो शायद हम टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हैं, हमारा जल्दी हो गया है क्योंकि हमें रोज पढ़ाना पड़ता है। पर ये बताइए कि ये कुछ लोग ऐसी भी कंप्लेन आई कि दूसरी बार कोरोना हो गया जी। एक केस तो बड़ा दिलचस्प आया जिसमें उनको तीसरी बार कोरोना ब्रजेश जी, मैं तो एग्जांपल बता रहा हूं। अभी आपका परसों आप ही ने मुझसे कहा, मैंने कहा कि भाई ये दूसरी बार पॉजिटिव हो गए, तो आप ही ने मुझे अपडेट किया कि नहीं डॉक्टर साहब ये तो तीसरी बार पॉजिटिव हो गए। तब मैंने अपने जूनियर डॉक्टर से फिर कहा, मैंने कहा भाई इनका बताओ पूरी हिस्ट्री लेके दोबारा। तो उसने कहा हाँ सर, मुझे भी अभी ताज्जुब हुआ कि एक बार पॉजिटिव हुए थे, एक बार दूसरी जगह भर्ती हुए, फिर केजीएमसी में भर्ती हुए, डिस्चार्ज कर दिए नेगेटिव होके, और फिर दूसरी बार केजीएमसी में पॉजिटिव हुए। इसके माने 2 बार केजीएमसी में भर्ती हुए और तीसरी बार वो ओवरऑल पॉजिटिव हुए। ये बड़े आश्चर्य की बात है। नहीं, मेरे लिए भी मतलब शोध का नहीं, ये मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है, हम डॉक्टर्स के लिए भी आश्चर्य की बात है। इस पे शोध होना चाहिए। देखिए, 2 बड़ी चुनौती उभर के आ रही है। लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए, जिनको हो गया है वो कोई सेफ दायरे में नहीं बैठे हैं। मैंने इसीलिए कहा ना कि देखिए, एक सरकार की तैयारी है, दूसरी जनता की भागीदारी है। जनता की भागीदारी किस लेवल की है, अभी रहन साहब बता रहे थे कि पहले मास्क नाक के ऊपर था, फिर नाक के नीचे आया, अभी तो ये यहाँ आ गया है, चिन पे आ गया है। गार्ड बना दिया है लोगों ने जी, मास्क को चिन गार्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं जी, और डिजाइनर मास्क खरीदते हैं, ब्लूबेरी मास्क, उसमें पूरी और क्या क्या बर्बरी मास्क, वो सब इन्वॉल्व है। क्यों वाजपेयी जी मैचिंग मास्क का कल्चर आ गया है, और वो मास्क एक्चुअली मास्क होता नहीं है, वो मैचिंग मास्क होता है। ओके, दीपक जी मेरे साथ मौजूद है। दीपक सिंह एमएलसी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। दीपक जी को कोरोना हुआ था, बहुत संघर्ष किया इन्होंने, बड़े मजबूत जिजीवसा वाले व्यक्ति हैं और ठीक होकर हम सबके सामने हैं। दीपक जी, आपका अनुभव क्या कहता है और उत्तर प्रदेश सरकार की इसमें आप क्या रोल पाते हैं? देश की सरकार क्या कोरोना रोकने में सफल है, ये लोग जैसा दावा कर रहे हैं, या 57 लाख केसेस के बाद हम माने कि ये हमारा पॉलिसी फेल्योर है? दीपक जी। ब्रजेश जी, जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, पूरे देश ने उत्तर प्रदेश की कहानी को देखा है। उत्तर प्रदेश ने 2 मंत्रियों को गंवाया है, और एक हमारे सहयोगी एमएलसी थे जिनको कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उनका बेड बगल में था, उन्होंने कहानी सदन में बयां की थी और पूरे देश ने सुना था। तो उत्तर प्रदेश में अब तो हालात ऐसे लगे हैं कि जब जरूरत होती थी वो सरकार करती नहीं। सरकार ज़्यादा व्यस्त है भाषणों में, ज़्यादा व्यस्त है बैठकों में, बल्कि कोविड एक्सपर्ट नहीं, अन्य तरह के एक्सपर्ट सरकार को सलाह दे रहे हैं, सरकार के तरफ से निर्देश आ रहे हैं कोविड से निपटा कैसे जाए। अब तो प्रदेश के लोग ये भी कहने लगे हैं, कोविड के मामले में सरकार के भरोसे जनता नहीं है, जनता भगवान भरोसे है। अभी कई सारे ऐसे प्रमाण और आए हैं जहां पर कोविड टेस्ट के नाम पर सरकार की तरफ से पैसे वसूले जाने के भी मामले सामने आए। मैंने एक आज कई सारे अस्पतालों की रसीदें मुझे मिली हैं जहां पर 1500 रुपए तक वसूले गए हैं, और वो जनता के सामने हैं। ऐसे अवसर पर जब देश संकट में, प्रदेश संकट में, सरकार इस आपदा के समय अवसर की तलाश में है। अभी तक अवसर इस रूप में मिले थे, कोविड यंत्रों में घोटाले हुए थे, भ्रष्टाचार हुए थे, अब जांच में भी पैसे लिए जा रहे हैं। तो अब ये देश में ये चीजें कहना कि सरकार क्या कर सकती है, सरकार अब कुछ करने की स्थिति में नहीं है। वेंटिलेटर की बात अभी कही जा रही थी, अभी वाजपेयी जी कह रहे थे 48 मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 4 में भर्ती हुए, 48 की बेचारों की डेथ हो गई। ब्रजेश जी, 100% डेथ रेट, मजबूरी, जब सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं खाली है, वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है। अभी त्रेहान साहब कह रहे थे चक गजरिया के लिए उन्होंने अनुरोध किया, सरकार ने बेड नहीं दिए। तो आदमी मजबूरी में जहां जा रहा है वहां लूटा जा रहा है, मौत को गले लगा रहा है, सरकार शांत है। थैंक यू। दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई दीपक जी, आपने सुना होगा कि मैंने दिल्ली पर सवाल भी नहीं किया और हीरो वाजपेयी जी बिफर पड़े और दिल्ली से तुलना करने लगे। तो चूंकि आप आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी सरकार है दिल्ली में, आप यदि उनको कोई जवाब देना चाहें, आप दोनों वाजपेयी हैं इसलिए फ्री हैं, आप बात करें। नहीं, हीरो वाजपेयी जी मेरे मित्र हैं, हमारे कॉमन फ्रेंड हैं विकास प्रीतम जी, उनके यहाँ हमारी मुलाकात भी हुई। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, बड़े क्लोज होते हैं, ये मतलब ये बात समझ लेनी चाहिए हम लोगों को, ये बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। बोलिए दीपक जी। होते हैं ना अल्पसंख्यक, सर अल्पसंख्यक है सर, गो अहेड। अच्छा, मैं एक देखिए जी,
दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला ये कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों से जो बॉर्डर में लग रहे हैं अस्पताल, उनसे लगातार हमारे ILBS में रिक्वेस्ट आ रही है, जहां हमने प्लाज्मा बैंक बनाया है। मैं खुद कोऑर्डिनेट कर रहा हूं कि यहां उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में जो मरीज भर्ती हैं उनको प्लाज्मा हम दिल्ली से उपलब्ध कराएं, क्योंकि ऐसी आपदा में कोई किस राज्य में है इससे फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसे में हम एक दूसरे को एब्जॉल्व करने लगे, उनको कहें उनकी कोई गलती नहीं, ये भी ठीक नहीं है। देखिए, ये वायरस विदेश से आया है और जब ये जनवरी, फरवरी, मार्च में यह हट आ रही थी, अगर हम सही निगरानी रखते विदेश से आने वाले लोगों के, तो आज देश इतने बड़े संकट में नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा था, सरकार क्या कर रही थी, ठीक से मॉनिटरिंग नहीं हो पाई, यह हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अब बात आई उत्तर प्रदेश की, मैं बहुत हम्बल तरीके से दो सवाल सामने रखूंगा। हाँ, आज चूंकि वाजपेयी जी हैं बीजेपी से, इसलिए आप बहुत हम्बल नहीं हो, दूसरों के सामने आप हम्बल नहीं रहते हैं। लेकिन ब्रजेश जी, जहां पर देश की में मृत्यु दर 2%, 2.5%, 1.5% हो, अगर 100% मृत्यु दर कहीं होती है, यह हमें चौंकाती नहीं, हमें सदमे में नहीं डालती कि 100% लोगों की मृत्यु हो रही है, हम परेशान नहीं है। ये क्या कमाल है, सारे लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। नरेश त्रेयन जैसी प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति के सामने मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन 100% मृत्यु दर बहुत बड़ी बात है। अब बात है कोशिशों की। कोशिशों में दो चीजों पे ध्यान रखिए। आपके यहां एक वीडियो चला, उत्तर प्रदेश के आगरा में एक ही व्यक्ति के 15 सैंपल लेके जांच का नंबर पूरा किया जा रहा है। अभी पीठ ठोकी जा रही थी कि हम सबसे ज्यादा सैंपल कर रहे हैं, पहले तो वो बात तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, लेकिन आपने देखा ना, आगरा में एक ही व्यक्ति के 15 सैंपल लेकर नंबर पूरा किया गया। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप केवल अपने आप को बेवकूफ बना सकते हैं, मृत्यु को बेवकूफ नहीं बना सकते। मुख्यमंत्री जी ने जो टीम 11 बनाई हुई है, उसमें कितने लोग एक्सपर्ट हैं, जब ये टास्क दे दिया जाए उसमें कि आपको इतने निगेटिव सैंपल लाने हैं, तो कोई क्या करेगा फिर? अपना नहीं देगा तो क्या दीपक वाजपेयी का लेने? तो यही तो ब्रजेश जी, कितने दिन से आप अपने शो पे कह रहे हैं प्रति 1000 केवल इतने लोगों के टेस्ट हो रहे हैं। आप आंकड़ों को कंट्रोल करके यमराज को धोखा नहीं दे सकते। आप अगर डीएम के जरिए पैसा इकट्ठा करवाएंगे 5-5, 8-8 गुने पे कोरोना किट बेच के, इस सरकार की नीयत पे सवाल नहीं उठेगा। फर्जी टेस्ट होंगे तो क्या इस सरकार की नीयत पे सवाल नहीं उठेगा? हम कहें कि आपदा है, आप आरोप मत लगाइए। सरकार की अगर नीयत ठीक होती तब कोई शिकायत नहीं होती। मेरा जो प्रश्न है वो केवल ये है, आज जो आंकड़ा आपने पेश किया ये हिला देने वाला है। दुनिया के किसी जगह पर 100% मृत्यु दर किसी अस्पताल में रिपोर्ट नहीं हुई है। डॉक्टर डी के उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट थैंक यू हुई है। दीपक जी, हम सबको चौंक जाना चाहिए। थैंक यू दीपक जी। इसका क्या जवाब है? फेलिक हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर डॉक्टर डी के गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी बड़े मिशनरी व्यक्ति हैं, जैसे सूर्यकांत जी हैं, ये डॉक्टर डी के गुप्ता हैं, त्रेहन साहब हैं, और भी हमारे कुछ अच्छे मित्र हैं, वली साहब भी आया करते हैं डिबेट में। ये लोग 10 महीने से बेचारे सर पकड़ के बैठे हैं, ये समझाते समझाते परेशान हो गए हैं, क्या करो। अब हालात इस मोड़ पे आ गए हैं, पर ये अभी भी समझा रहे हैं कि क्या करो। तो आप फिर आज समझाइए डॉक्टर डी के गुप्ता कि 57 लाख पर खड़े हैं हम लोग, पर अभी भी आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है कि बताइए क्या किया जाए। तो एक तो हम लोग जो समझा रहे हैं, शायद समझाने से उस पर फर्क नहीं पड़ रहा। जनता जागरूक नहीं हो रही है, तो हमें कुछ ना कुछ अपना तरीका बदलना चाहिए। जो हम कहते हैं ना 80% रिकवरी रेट है, तो 80% जब हमें पता है कि 90% लोग एसिम्टोमेटिक हैं या उनमें बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं और वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता। हमें बताना चाहिए कि कितने लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और उनमें डेथ रेट क्या है। जैसे अभी लखनऊ में पता लगा 100% है, तो ऐसे ही कितने लोग वेंटिलेटर पर जाते हैं तो लगभग 70% डेथ रेट है। ये आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है। जब हम सच्चाई ये बताएंगे कि अगर बिल्कुल कि, और हमें इसका रूट कॉज एनालिसिस भी करना चाहिए कि इतना % डेथ रेट क्यों है। इसलिए है कि अगर हमें देखें कि बहुत सारे मरीज घर पे रहते हैं, खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, उनको पता कोरोना है, हो सकता है, बट वो टेस्ट नहीं कराएंगे। वो सोचते हैं कि हमें हो ही नहीं सकता। जो उनको अगर किसी को हो गया है, टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, सरकार बता रही, हम लोग बता रहे हैं कि कौन से डेंजर साइन है, कब आपको अस्पताल जाना है, वो नहीं जाएंगे। जब उनकी सांस फूलने लगेगी, जब उनको L3 बेड चाहिए होगा तब जाएंगे, L2 लेवल पे नहीं जाएंगे। अगर किसी को कोमॉर्बिड कंडीशन है, मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे जो फाइनेंशियली बड़े सक्षम हैं, वो अपने घर में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, निमोनिया वाले, अस्थमा वाले मरीजों को घर लेके बैठे हैं कि जब वो सीरियस होंगे तब उनको अस्पताल लेके जाएंगे।
होम आइसोलेशन में लोग पेशेंट हैं, बड़ा संतुष्ट हो गए हैं, वो कोई डॉक्टर की सलाह नहीं मान रहे, दवाई नहीं ले रहे, जो उनको परहेज करना चाहिए, जो बचाव करना चाहिए पूरा नहीं कर रहे। डॉक्टर गुप्ता, ये तो जनता कर रही है। मैं आपको तमाम ऐसे निजी अनुभवों से बता सकता हूं जहां पर आइसोलेशन में जो भी घरों पे अपने पेशेंट हैं उनको लावारिस छोड़ दिया गया है। कोई डॉक्टर की टीम नहीं जाती, सब फर्जी बातें हैं। कोई दवा नहीं मिलती, सब फर्जी बातें हैं। कोई सैनिटाइजेशन नहीं करता, सब फर्जी बातें आंकड़ों में दर्ज हो रही हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, वाजपेयी जी प्लीज वेट, वाजपेयी जी प्लीज वेट, वाजपेयी जी प्लीज वेट, वाजपेयी जी प्लीज वेट। डॉक्टर डीके गुप्ता, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से पहले जो केस फाइंडिंग हम करते थे, केस आइसोलेशन के बाद जो हम कांटेक्ट ट्रेसिंग करते थे, उनको क्वारंटाइन करते, कहीं ना कहीं वहां हम लोग शिथिल हो गए हैं। लोग भी शिथिल हो गए बताने में, सरकार भी शिथिल हो गई है और मीडिया भी शिथिल हो गई है। सब लोगों ने शिथिलता ले ली है। मीडिया क्या है? नंबर मीडिया चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन, तस्करी, अब ये सब खोजे मीडिया की। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूं, एयर टाइम तो आपका जाता है सेलिब्रिटीज पे कि कौन छींक रहा है, कौन खांस रहा है, कोरोना से मर रहा है, उसमें तो बताते नहीं है। तो हमको लोग गालियां दे रहे हैं, ज्यादा है, हमें आपको गालियां पड़ रही हैं। आपको पता है हमें आपको गालियां पड़ रही हैं कि हम आप ड्रग्स पर डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं, हम आप चरस और गांजा पे डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं। गालियां दे रहे हैं लोग, पता है आपको। कोरोना पे आप डिबेट कर रहे हैं, बताइए। नहीं, मैं एक चीज और बताऊंगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोरोना तो हमें सच में ही नहीं पता कि हमारे लिए ज्वलंत मुद्दा क्या है। हमारे लिए ज्वलंत मुद्दा रिया चक्रवर्ती है कि देश की जो जनता मर रही है उसको जागरूक करना है। अच्छा, तो 90% एयर टाइम पिछले 1 महीने 2 महीने में सारे न्यूज चैनल का गया है सेलिब्रिटीज पे कि अमिताभ बच्चन साहब क्या कर रहे हैं, रिया जी क्या कर रही हैं। तो ये सब चीजें डिस्कस करो, बट लिमिट में होनी चाहिए। हर चीज का एक लिमिटेशंस होती हैं और हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश के हित में क्या है, हमारे समाज के हित में क्या है, हमारे लोगों के हित में क्या है। अगर उस पर बहस हो और कंस्ट्रक्टिव बहस हो, रूट कॉज निकालें। हम अस्पताल को तो ब्लेम करते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में डेथ ज्यादा हो रही, पर हमें पता होना चाहिए कि अस्पताल में बेड ही नहीं है। अस्पताल में बेड है तो वहां ऑक्सीजन कम, सप्लाई कम हो पा रही है, आईसीयू में बेड कम है, वेंटिलेटर कम है, हमारे पास एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर और टोक्लिजुमाब वगैरह शॉर्टेज हो रही है बिकॉज इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। डायग्नोसिस डिले हो रही है बिकॉज लोग देर से पहुंच रहे हैं। बहुत सारे छोटे अस्पताल हैं उसके अंदर सीटी स्कैन नहीं है, ये IL-6 जैसे टेस्ट होते हैं, डी डाइमर टेस्ट होते हैं, उनके लैब में वो हो नहीं सकते, वो बाहर जाते हैं तो लेट रिपोर्ट आती है। तो ये ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसमें एक सांस में कोई इतनी प्रॉब्लम गिना सकता है। मैं तो कहता हूं कि इनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ब्रजेश जी, इनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। डॉक्टर सच्चाई हमने डॉक्टर डीएम साहब ने जांच बिठाई है, बिल्कुल सही बिठाई है, तो हमको रूट कॉज देखना चाहिए और उसके बाद करेक्टिव एक्शन। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू। गलती कहीं भी ना हो। ओके डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू। 10 सेकंड डॉक्टर सूर्यकांत जी, 10 सेकंड। देखिए एक सांस में गिना गए। नहीं, डॉक्टर डीके गुप्ता को मैं बधाई दूंगा कि बुलेट ट्रेन तो अभी देश में आई नहीं, लेकिन हेल्थ कम्युनिकेशन की बुलेट ट्रेन जरूर डॉक्टर डीके गुप्ता के रूप में बीरेन जी हमारे साथ आ गए हैं। भाई बीरेन जी, क्या हाल है उत्तर प्रदेश के कोरोना को लेके और कैसी स्थितियां हैं यहाँ पर? क्या हमारे पास समुचित प्रबंध हैं अथवा नहीं? दूसरा, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भर्ती सभी कोविड मरीजों की 4 निजी अस्पतालों में मृत्यु हो गई, ये गंभीर चिंता का विषय है। देखिए, बिल्कुल गंभीर चिंता का विषय है कि जो गंभीर मरीज थे उनमें सारे लोगों की डेथ हुई। इन 4 अस्पतालों पर कर जिला प्रशासन ने दौरा किया, लेकिन एक सबसे अच्छी बात भी है कि लखनऊ में मेदांता एक ऐसा अस्पताल बनकर उभरा है जिसने सर्वश्रेष्ठ सेवाएं दी हैं लोगों को। वहाँ 30 बेड की सुविधा है, सरकार को वहाँ 300 बेड की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। जिनके पास पैसा है वो जाके अपना बेहतर इलाज कराएं। डॉक्टर नरेश त्रेहन बैठे थे, वो देश के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, पूरी दुनिया में उनका सम्मान है। डॉक्टर सूर्यकांत जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश और लखनऊ के नाम को 4 चांद लगाया है। आइवरमेक्टिन एक ऐसी दवा जिसको सबसे पहले सूर्यकांत जी की टीम ने रेकमेंड किया था, आज उस पर श्वेत पत्र पूरी दुनिया में सूर्यकांत जी और लखनऊ और उत्तर प्रदेश WHO में देखा जा रहा है। तो ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन ये बात सही है ब्रजेश जी की इतने बड़े प्रदेश और देश में संसाधनों की कमी रहेगी, फिर भी हीरो वाजपेयी जी बैठे हैं। मैं उनकी सरकार की भी तारीफ करूंगा कि वो 1.5 लाख से ज़्यादा रोज टेस्ट कर रहे हैं। सरकार को दोष दे देना बहुत आसान है, लेकिन जिस प्रदेश में PSC CSC में बिजली ना आती हो,
जहाँ एक्सरे ना हो पाता हो, वहाँ पर इतनी बड़ी महामारी से लड़ने में हम लोग लगातार जज्बा दिखा रहे हैं, तो स्वाभाविक है, देखिए दम बनाए रखो, इसकी तारीफ होनी चाहिए। और दम टूट जाएगा तो फिर कहाँ से इलाज होगा। बात सिर्फ इतनी सी है। देखिए मतलब हौसला बढ़ाए रहो। बिल्कुल। अब ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं जिनकी इस आपदा काल में नियत पतित और भ्रष्ट है, उनका इलाज करो। जो सरकारी तंत्र है उसको मजबूत बनाओ, क्योंकि आपदा में अवसर बहुत सारे लोग खोज रहे हैं, उनको रुपया कमाना है, लोगों की जान जाती है जाए। लेकिन ये बात बहुत पसंद की जा सकती है जो डॉक्टर सूर्यकांत जी ने कही, वैसे इनके प्रशंसक हमारे घर में भी हैं है ना? कि किसी डॉक्टर को ये शिक्षा नहीं दी जाती को मरीज की जान ले, मरीज को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों का जिस तरह से व्यवसायीकरण है कि मरीज भर्ती हुआ, पहले 1.5 लाख जमा कराए दो, तब हम इलाज शुरू करेंगे। तो ये तमाम सारी बातें हैं जो सरकार की तमाम मंशा पर भी पानी फेरती हैं, सवाल भी खड़े करती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि भारत आबादी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी अमेरिका से हम पीछे हैं। अमेरिका से आगे हो जाएंगे थोड़े दिन में कोविड के मामले में। हाँ, 71 लाख पे वो खड़े हैं, 57 पे आप हो जी। और जिस रफ्तार ज़्यादा से दिन डेली नहीं आपका है। मतलब आपकी कमाई हो रही है, नहीं, वो लेकिन आपको एक पहुंचाएगी सही जगह पे। ब्रजेश जी, एक चीज अच्छी ये दिखती है कि हम लगभग 1 लाख केस रोज पहुंच गए थे, आज हम 86,000 पे आए हैं। तो क्या अब हम उतरने की ओर हैं, वापसी हो रही है? हाँ, कम से कम 8-10 दिन का ट्रेंड देखने के बाद ये कहा जा सकता है। ये कहा जा 8-10 सकता दिन है हमें वेट करना चाहिए। जी। तो हो सकता है कि ये अच्छी संकेत हो, अच्छी खबर हो, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अब सरकारों के लिए लोग कहते हैं कि साहब बीजेपी सरकार फेल हो गई, देर से लॉकडाउन लगाया, ऐसा किया, वैसा कर दिया। लेकिन सरकार चूक गई अगर, तो समय रहते काम शुरू तो हो गया। अब ये लोग जो है कहते हैं कि साहब कोरोना ये कह रहा है कि हम भारत में जितना त्यौहार होता है, मनाया जाता है, सब देख कर जाएंगे, उससे पहले हम न जाएंगे। अब ये कौन तो कह रहा है वीर? और एक सज्जन ने उसी में कहा कि अगर कहीं विकास का मुंह देखने के लिए रुक गया तब तो फिर आफत आ जाएगी, क्योंकि अगर उसकी जिद कर बैठा तो फिर सरकार को भी उसका एनकाउंटर करना पड़ेगा। देखिए बड़ी सारी चीजें हैं। लेकिन जी, हम लोग तो जिस स्थिति में हैं, हम अपने लोगों को सचेत करते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हाथ धुलिए, अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, दवा खाइए, सावधान रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, रहना चाहिए। ये 2-3 महीना और कठिन है, उसके बाद ये जो पानी चढ़ा ये उतर भी जाएगा। जो चीज़ आई है वो जाएगी, जो आग लगी है वो बुझेगी भी, और इस देश के लोगों को फिर पहले की तरह आम जनजीवन जीने का मौका मिलेगा। भारत बड़ी इच्छा शक्ति वाला देश रहा है और हमने हर संघर्ष में सफलता पाई है, तमाम अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी है, तो इस महामारी से भी लड़ेंगे, कम संसाधन में भी लड़ रहे हैं। हर व्यक्ति की तारीफ होनी चाहिए जी, हर सरकार की। जी बीरेन जी। लेकिन कुछ लोग हैं उनको सरकार से अपनी अपनी बात सबको अपने तरीके से कहनी है, लेकिन कोई कमी कसर कहीं से नहीं है, हम तो यही कहेंगे। और मॉर्टेलिटी रेट अभी बात हो रही थी कि 100 में 1.5 आदमी मर रहे हैं, 1.60 मान लीजिए आप जी। तो फिर भी हम लोग बहुत बचाने में कामयाब हैं। खेत में, मट्टी में, धूल में खेलने वाले लोग, पानी बतासा सड़क पर खाने वाले लोग, इम्यूनिटी कहते हैं हमारी बड़ी मजबूत है। भगवान कह रहे इम्यूनिटी मजबूत हो। आओ रब से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ आज सबके लिए भला मांगे। सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर ब्रजेश जी एक बड़ा अच्छा साहित्य चल रहा है बड़े दिनों से, और मैं चाहता हूं कि लोग सुने और उसके साथ आनंद के साथ जिएं। नहीं, कब से लोग इंतजार कर रहे हैं जी कि रहीमन वैक्सीन ढूंढिए और बिन वैक्सीन सब सून, और वैक्सीन बिना ही बीत गए अप्रैल, मई और जून।
और जुलाई अगस्त भी बीत रहा, रहीमन ना हो उदास, और दूर दूर ही रहिए अभी ना आइए पास, और हारेगा कोरोना नहीं है अधिक देर, तब तक न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। थैंक यू वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई हीरो वाजपेयी जी, देखिए स्थितियां दिनों दिन विकराल होती जा रही हैं, आपको कुछ इमरजेंसी उपाय करने पड़ेंगे, विशेष तौर पर लखनऊ में, कानपुर में, एनसीआर के क्षेत्र में जहां अधिक केसेस मिल रहे हैं, प्रयागराज में, यहां आपको कुछ विशेष बंदोबस्त करने ही पड़ेंगे, वो भी इमरजेंसी अरेंजमेंट्स। नहीं ब्रजेश जी, लगातार सरकार डे के डे पूरा रिव्यू करती है और उस हिसाब से आगे का कार्य करती है। सरकार की भी देखिए जिम्मेदारी है कि अपने उत्तर प्रदेश के नागरिकों की चिंता करे, और योगी आदित्यनाथ 20-20 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। मुझे आपके जो दो पैनल में दो प्रवक्ता बैठे हैं, दोनों उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश के निवासी होने के नाते प्रसन्न होना चाहिए कि उनका मुख्यमंत्री सबसे तेज काम कर रहा है। उनकी अपनी भी सरकारें हैं पार्टियों की, और उससे हर जगह तुलना करने पे वो पीछे पाएंगे। और उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है, विशाल राष्ट्र, छठा देश है विश्व का। उस हिसाब से जो काम हमारे मुख्यमंत्री, हमारी टीम, हमारे डॉक्टर, हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे पुलिस और हम सब लोग भी जो करने में, आप जैसा चैनल उत्तर प्रदेश का जो कोरोना पे फोकस किए, जो अन्य तमाम चीजों पे फोकस नहीं किए, ऐसे लोग उत्तर प्रदेश के पास है। आप जैसा यशस्वी पत्रकार उत्तर प्रदेश के पास है जो सरकार को उसको ध्यान दिलाता है, उसकी तरफ आकर्षित करता है कि वो अपने नागरिकों की चिंता करे। और मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कहीं भी आपको जहां कम वहां हम की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता, और मुझे लगता है विपक्ष को भी पूरी तौर से रहना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश हम सबका है और हम सबको इसमें कंधे से कंधा मिला, और जहां भी कमी हो आपके मीडिया के द्वारा, हमारे कांग्रेस मित्र के द्वारा और आम आदमी पार्टी जिसका भी उदय नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, उनके द्वारा भी सरकार को सलाह दी जाएगी। वो सलाह स्वीकार है, केवल विरोध के लिए विरोध ना करें, अपनी सरकारों को भी देखें, आत्मलोकन करें, उसके बाद कोई शब्दावली उत्तर प्रदेश में प्रयोग करें। देखिए यही तो आपकी हीरो वाजपेयी जी क्वालिटी है कि कठिन से कठिन डिबेट को भी आप बड़ी आसानी से अपनी तरफ मोड़ के निकल जाते हैं, ये आपकी काबिलियत है। और डॉक्टर सूर्यकांत जी, मैं आपसे सर समझना चाहता हूँ। नहीं ब्रजेश जी आपके चैनल का है, जब मैं आपके चैनल पे बैठता हूँ तब ऐसा होता है। नहीं, वो आप डिबेट अपनी तरफ मोल्ड कर। ओके डॉक्टर सूर्यकांत जी, आइवरमेक्टिन के क्या इफेक्ट आपको और इसके क्या रिजल्ट्स मिले हैं, इसके बारे में आप क्या जानकारी बांटना चाहते हैं? दूसरा ये है कि बहुत से लोग, मुझे अभी फेसबुक पे मेरे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अधिकतर लोग ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन कब तक आएगी। जी देखिए, सबसे आखिरी क्वेश्चन जो कि पब्लिक का क्वेश्चन है वो मैं सबसे पहले आंसर दे देता हूँ कि आप भूल जाइए कि 2020 में वैक्सीन आएगी, नंबर 1। तो आप समझिए कि प्रिवेंशन इज द ओनली वैक्सीन, बचाव ही वैक्सीन है और कोई दूसरा रास्ता 2020 में तो बिल्कुल नहीं। तो वैक्सीन जैसी कोई चीज अभी बिल्कुल उम्मीद, गलत फहमी मत रहें, बिल्कुल उम्मीद ना बांधें। एक चीज और है, हमारा 130-35 करोड़ का देश है, वैक्सीन मान लीजिए आ भी गई तो फिर पता चलेगा कितनी इसकी एफिकेसी है। फिर 130 करोड़ को क्या हम रातों रात वैक्सीनेट कर सकते हैं? क्या कोई दुनिया की ऐसी कंपनी है, 7 अरब की पॉपुलेशन है, 200 से ज़्यादा देश प्रभावित हैं, तो 5 अरब के लिए कोई कैसे डिमांड एंड सप्लाई चेन को एकदम कर सकता है सप्लाई? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रजेश जी, पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं, मैं भूल जाऊंगा आपको बधाई देना, कि आपने बहुत शुरू से कोरोना की लड़ाई को उठा रखा है, और सबसे ज़्यादा इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक शब्द इस्तेमाल होता है टीआरपी की दौड़। आप उस दौड़ में शामिल नहीं है, आप मजबूती के साथ अंगद की पांव की तरह आपने कोरोना पे पांव रखा हुआ है, लेकिन क्या करें हमारी जनता जो है। सूर्यकांत, मैं धिक्कारता हूं ऐसी टीआरपी। जी नहीं, मैं लानत भेजता हूं ऐसी टीआरपी को, बिल्कुल सही, जो हमारे अपने देश के लोगों की लाश पर मिले, बिल्कुल सही, हमारे अपने देश और समाज की कीमत पे मिले। मैं धिक्कारता हूं ऐसी टीआरपी, और मुझे ऐसा लगता है ऐसी टीआरपी, और मुझे ऐसा लगता है कि अब टीआरपी भी अपने क्राइटेरिया बदलेगी क्या? टीआरपी के जो रिजल्ट आएंगे धीरे धीरे, वो मेरे ख्याल से मुगालते में ना रहे दूसरे मीडिया वाले लोग, वो बिल्कुल निश्चित। अब आइवरमेक्टिन के बारे में सर थोड़ा सा बताएं। मैं आइवरमेक्टिन के बारे में बता दूं कि लगभग कब लेना चाहिए लोगों को। पहले बात तो बता दूं कि कोई नई दवा पिछले 8-9 महीने में नहीं आई है। जितनी दवाओं का प्रयोग शुरू हुआ है, क्लोरोक्वीन से लेके और रेमडेसिविर तक, ये दूसरे इंडिकेशन की दवाएं थी, इनकी रीपर्पजिंग की जा रही है। मतलब हम क्या ट्राई कर सकते हैं इसको, इस संभावना के साथ, इसी संभावना के साथ एक दवा आइवरमेक्टिन है जो सबसे काफ़ी सस्ती है, और सबसे बड़ी बात बहुत सुरक्षित है।
इससे ज्यादा कोई अनुभव side हमें effect किसी इसका? दवा का नहीं है। पिछले 50 वर्षों से पूरी दुनिया में ये विभिन्न बीमारियां जैसे फाइलेरिया है, जैसे रिवर ब्लाइंडनेस है, नहीं, बहुत इसका सारी कोई पेट में side कीड़े- effect है क्या? मैं बताता हूं आपको, ये बहुत सारी बीमारियों के लिए काम की गई है और ये 2 बीमारी ऐसी थी जिसपे इसने मजबूती में दुनिया में इस पे आइवरमेक्टिन से विजय पाई, एक फाइलेरिया के लिए और दूसरी रिवर ब्लाइंडनेस के लिए। इसीलिए इसके जो दोनों इन्वेंटर हैं, जिन्होंने दोनों खोजी हैं, जापान के डॉक्टर साहब हैं और एक अमेरिका के कैम्पबेल साहब हैं, जापान के सिमोरा साहब हैं, इन दोनों को 2015 में नोबेल प्राइज मिला है। वाह। तो नोबेल प्राइज विनर के द्वारा खोजी गई ये दवा है, 50 साल का हमारे पास अनुभव है। अभी आपने साइड इफेक्ट की बात की, तो साइड इफेक्ट इसके बिल्कुल मामूली हैं, थोड़ा बहुत। पहली बात तो यह है कि 90% से ज्यादा लोगों में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 5-10% में थोड़े मोटे साइड इफेक्ट हैं, जैसे पेट में थोड़ा सा नौजिया हो सकती है, थोड़ा सा टेस्ट बदल सकता है, किसी किसी को उल्टी जैसी लग सकती है, जिसको होती भी नहीं। कोरोना नहीं है वो ले सकता है इसको। और मैं आपको बता दूं कि मैं कम से कम जब से ये उत्तर प्रदेश का जियो आया है 6 अगस्त का, मैं उत्तर प्रदेश को फिर बधाई दूंगा कि 3 हम लोगों की एक्सपर्ट मीटिंग हुई। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद साहब के इनिशिएटिव पे ये मीटिंग हुई। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर नेगी साहब की अध्यक्षता में फाइनल मीटिंग हमारी 4 अगस्त को होती है और 6 अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार इसका जियो दे देती है। इस 1.5 महीने के अंदर मैं केवल उत्तर प्रदेश का चिकित्सक नहीं रह गया हूं, मैं आपको बताऊं छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, बंगाल, 11 राज्यों के कम से कम व्हाट्सएप पे मैंने एक कॉमन व्हाट्सएप बना लिया है कि क्या क्या हो सकता है। पेशेंट का नाम नहीं लिखता हूं, पता नहीं कौन रिया चक्रवर्ती आ जाए मेरे खिलाफ FIR कर दे कि आपने फर्जी प्रिस्क्रिप्शन क्यों व्हाट्सएप कर दिया, इसलिए मैं डरता हूं। और वो दिल्ली जैसे डॉक्टर साहब की हालत हो जाए, उनके अगेंस्ट FIR हो गई मुंबई में जी। तो एक कॉमन प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें मैं नाम नहीं किसी पेशेंट का लिखता हूं जी। और सभी को आपने एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड तो छोड़िए, कई मॉडरेट केसेस ऐसे हैं जिन्होंने एक कहा सवाल कई बार आ रहा है, जी। उसमें ये पूछा जा रहा जी। है नॉन कोविड पेशेंट भी इसको ले सकता है? नहीं, नॉन कोविड पेशेंट जैसे एस्केरिसिस बहुत कॉमन बीमारी है, फाइलेरिया जैसे बहुत कॉमन बीमारी है, नहीं, उसमें दी उनका ये जाती पूछना है कि इसको खाने से कोरोना रुकेगा क्या? इस पे भी मैं आता हूं। इसमें आपने प्रिवेंशन की बात की, बचाव की सर बात थोड़ा की। टाइम कम है, जरा जल्दी हाँ, brief कर देखिए दीजिए। 2 तरह के अभी हम लोगों ने रिकमेंडेशन दिए हैं। आऊंगा तीसरे- वाजपेयी जी, आता हूं। हाँ, पहला रिकमेंडेशन दिया है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए यानी डॉक्टर्स और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ जो अस्पताल में काम करते हैं जहां कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके लिए आइवरमेक्टिन हम देते हैं 12 मिलीग्राम की गोली पहले दिन, 7वें दिन, 30वें दिन और फिर महीने में एक बार, क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन है वो फेफड़ा सबसे कॉमन टारगेट है कोविड का। फेफड़े में ये 1 महीने तक बनी रहती है। दुनिया की कोई ऐसी दवा वर्तमान में दवा नहीं है जो खाने के बाद 1 महीने तक फेफड़े में अपना घर बना के रखती है। वाह। और दूसरा, जो परिवार के लोग हैं जिनके घर में एक पॉजिटिव पेशेंट है, उनको पहले दिन दी जाती है और 7वें दिन जाती है, केवल 2 डोज दी जाती हैं। ओके। तो बचाव के लिए भी कारगर है, इलाज के लिए भी कारगर है Thank you, और doctor. इसीलिए इसका नाम है वंडर ड्रग। अब डिक्लेयर हो गया बकायदा वंडर ड्रग। दैट इज आइवरमेक्टिन। ओके जी, जी। ओके, ऑलराइट। दीपक सिंह जी, आपसे समझना चाहते हैं कि आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं ताकि हम इस वायरस के संक्रमण को और रोकें? जो लोग भर्ती हैं अस्पतालों में, गंभीर पेशेंट हैं, उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिले। ब्रजेश जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप आज भी कोविड जैसे मामले पर डटे पड़े हैं और टीआरपी की जहां तक बात, देश और प्रदेश के लोग आपके चैनल को देखते भी हैं। दूसरा, मैं डॉक्टर सूर्यकांत जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सारी जानकारियां और वैक्सीन के बारे में हमारे प्रदेश के देश के लोगों को दी। दूसरा, अगर सरकार के बारे में कहें, सरकार के बारे में सिर्फ एक बात कहेंगे, सरकार जो काम कर रही, स्कूल बंद है, फीस वसूल रही है, काम धंधे बंद हैं, टैक्स वसूल रही है, रोड सूने थे तब भी चलान के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए जमा कर लिए, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं है, बस भाषण चालू है। सरकार कम से कम काम करे, आपदा में भ्रष्टाचार के अवसर ना तलाशे। एक्सपर्ट लोगों से, उत्तर प्रदेश में एक्सपर्ट लोग हैं, अभी सुन रहे थे जिनका नाम हमारे बहुत सारे देश के विभिन्न उस पर चर्चा हुई, तो उनसे राय ले। सरकार सिर्फ राजनीति करने के साथ साथ राजनीति ना करे, भ्रष्टाचार ना करे, एक्सपर्टों की राय से देश में प्रदेश में कोविड से लड़ने के काम आ गया है। ओके, दीपक वाजपेयी, गो अहेड, आप कुछ मेंशन कर रहे थे। ब्रजेश जी, मैं बहुत हैरत में हूं कि जो राज्य सरकार इस आपदा के समय जब हजारों लोग मर रहे हैं, लूटपाट में लगी सरकारी तंत्र के साथ, 75 जिलों में भ्रष्टाचार कर रही है, कोरोना किट 5-5, 8-8 गुने में खरीद रही, उसको लोग बधाई दे रहे हैं। एक मतलब 4 अस्पतालों में 100% डेथ रेट है, लोग कह रहे उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई।
होम आइसोलेशन में हजारों लोग हैं, उनके पास ना कोई डॉक्टर की कॉल जा रही है, ना कोई घर जा रहा है, ना कोई ऑक्सीमीटर है, ना कोई मॉनिटरिंग है। हम कह रहे हैं बधाई, मुझे शर्म आती है। और जहां पर एक भी आदमी पैनल में ऐसा नहीं है जो एक्सपर्ट हो, और नोडल बना के उत्तर प्रदेश को कोरोना का सेंटर बना दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की और योगी आदित्यनाथ की एक पॉलिसी है, नो टेस्टिंग, नो कोरोना, नो ट्रीटमेंट। आंकड़ों को छिपाइए। आगरा का वीडियो सामने आया है कि एक आदमी के 15 सैंपल लिए जा रहे हैं। मुझे शर्म आती है इस मॉडल पे। और वो लोग जो लगातार बधाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आंखें मीचने से मौत नहीं आएगी, ये गलत है। कृपया इस झूठ पर बार बार बधाई का पर्दा ना डालें। बहुत खराब स्थिति है, 100% मृत्यु दर। आपको पता है क्या होती, दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उत्तर प्रदेश ने। हम सबको एक साथ शर्मिंदा होना चाहिए। ओके, हीरो वाजपेयी, अब वाजपेयी का मामला जवाब देंगे वो। हीरो वाजपेयी जी। देखिए, मुझे लगता है दीपक जी को शर्मिंदा होना भी चाहिए। जहां इनकी सरकार थी वहां भी अगर अमित भाई ना निकलते तो इनसे संभाले नहीं संभल रही थी। और जहां हमारे दूसरे दीपक भाई की सरकारें हैं पंजाब और महाराष्ट्र, उससे उत्तर प्रदेश की तुलना कर लेंगे तो शर्म उनको भी आनी चाहिए। नहीं, आपको शर्म नहीं आ रही? भारतीय जनता पार्टी में यही तो है, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग फंसते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी बनाने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में भाषण कब चलेगा? उत्तर प्रदेश में भाषण कब चलेगी? उत्तर प्रदेश आज देखें कोविड के मामले में हिंदुस्तान के कई ऐसे शहर हैं जहां पर उत्तर प्रदेश कई मामलों में बहुत ज्यादा आगे हो चुका है। आपका मुख्यमंत्री डीएम की ड्यूटी लगा रहा है, इलेक्शन करके लाके जमा करो। आप केवल विरोध 75 जिलों में कैसे घपला हुआ? कैसे घपला हुआ? आपने लोगों की मौत के ऊपर घपला किया है। आप जाके गांव से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, पंचायतों से पैसे इकट्ठा करके ला रहे हैं। आप बताइए, आपको शर्म नहीं आ रही? आप यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। होना चाहिए, आपको शर्मिंदा होना चाहिए। शर्मिंदा भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, शर्मिंदा भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, उनको जो दायित्व मिला था उसका निर्वहन नहीं कर सके हैं। आप इसमें पीठ ठोक रहे हैं, आपको शर्मिंदा होना चाहिए। यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग करा रहे हैं, मौत का ग्रास बन रहे हैं, और आप पीठ ठोक रहे हैं भ्रष्टाचार करके। आपका देश का सबसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डकैती में लगा हुआ है। उसके आधे डीएम वसूली कर रहे हैं, जैसे महोबा का डीएम कर रहा है, व्यापारियों की हत्या करवा रहा है, और दूसरी और खुशी दुबे के ऊपर 17 केस लगवा रहा है। उसका कोई ध्यान नहीं है कोरोना के ऊपर। उनका केवल एक ही ध्यान है कि कोरोना में लूटपाट कैसे की जाए। ओके, थैंक यू, मेरे पास टाइम खत्म है। मैं डॉक्टर डीके गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मत लड़ो भाइयों, मत लड़ो। थैंक यू। ओके, डॉक्टर डीके गुप्ता, आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि हम कम से कम जिस स्थिति में पहुंच गए वहीं से रुक जाएं और वहीं से चीजों को बेहतर कर लें? सबसे बड़ी बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कुछ ऐसा करें कि जो हमारे ये पक्ष और विपक्ष के नेतागण हैं, इनका मिशन एक हो जाए। अगर पॉलिटिकल बिल जो हमारे पक्ष और विपक्ष सबके एक साथ हो जाए, सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो शायद लड़ना आसान होगा। अगली बार आप मुझे वोट देना, आरोप प्रत्यारोप ब्लेम, अगली बार आप मुझे वोट देना, मैं इन सबको एक कर दूंगा, चिंता मत करो। बिल्कुल, तो ऐसा कुछ करें। दूसरा जो है कि अगर हमारी जनता जागरूक हो जाए, जैसे आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, बार बार नहीं है तो सो गई है वो शायद। अगर ये लोग मिलकर करेंगे तो जल्दी जागेगी। और अगर अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली आइसोलेशन, क्वारंटाइन और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, जो जितने लोग मिलते हैं, अगर इस पॉलिसी पे चलेंगे तो हम शायद कर्टेल कर लेंगे। और थोड़ा हमें जागरूकता का अपना तरीका बदलना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कितने लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनका डेथ रेट क्या है, उनमें कितने कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, उनका कितना लॉस हो रहा है मैन पावर का, उनका डेज का लॉस क्या हो रहा है, उनके घर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक महीना लोग घर में पड़े रहते हैं, निगेटिव नहीं हो पा रहे हैं, या एक महीना हॉस्पिटल में लोग पड़े हुए हैं। तो इसलिए जब तक मैं ऐसी जागरूकता नहीं देंगे तो लोगों के अंदर जो अंदर सो गया है कोरोना, वो जागेगा नहीं। हमें जगाना चाहिए कि अगले 3 महीने बहुत खतरनाक होंगे। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो फैलता रहेगा जब तक ये सबको इन्फेक्ट नहीं करेगा। और अब तो ये डाटा आ रहा है कि कुछ लोग री इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद, अगले साल तक नहीं आएगी, बहुत आएगी भी अगले साल। बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आपने सुना डिबेट में एक्सपर्ट्स के जरिए कि इस वायरस का संक्रमण कितना खतरनाक और जानलेवा है। लिहाजा 2-3 चीज़ों का पालन करें। मास्क पहनिए, हाथ धुलिए, फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। 10 महीने से बात समझाई जा रही है, मान जाइए। खुद के साथ न्याय करिए, अपने परिवार को बचाइए, देश और समाज को बचाइए। अगर ये देश और समाज रहेगा तो हम सब रहेंगे।
ड्रग्स पर भी बात कर लेंगे, अफीम गांजा चरस पर भी बात कर लेंगे, बॉलीवुड पर भी बात कर लेंगे, सब पर कर लेंगे, लेकिन पहले बचें तो, बचना जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।